क्या शादी के बाद टैक्स बचाना आसान हो जाता है? शायद हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी आईसीएआई ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो भारत के टैक्स सिस्टम में एक बड़ी तब्दीली ला सकता है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और क्या शादीशुदा जोड़ों को एक साथ टैक्स भरना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में शादी टैक्स बचाने का एक जरिया बन गई है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, नए टैक्स रिजीम के आने के बाद भी सिस्टम में एक छोटा सा लूप होल जरूर है और कुछ लोग इसका फायदा उठाकर अपनी टैक्स देनदारी कम कर रहे हैं। तो ये इनकम स्प्लिटिंग आखिर है क्या चीज? चलिए देखते हैं कि ये पूरी तरकीब काम कैसे करती है। मान लीजिए एक घर है जहां सिर्फ एक मेंबर कमाता है। अब वो क्या कर सकता है? वो अपनी इनकम का एक हिस्सा अपने नॉन वर्किंग जीवन साथी के साथ स्प्लिट कर सकता है, यानी बांट सकता है। ऐसा करने से कागजों पर उसकी अपनी इनकम कम हो जाती है और आखिरकार टैक्स भी कम हो जाता है। इसको एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी की रेंटल इनकम साल की 5.5 लाख रुपए है और जो टैक्स छूट की लिमिट है वो है 4 लाख रुपए। तो जाहिर है टैक्स तो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ एक ट्रिक है। वो अपने किराएदार से कहते हैं कि भाई एक काम करो, 1.5 लाख रुपए सीधे मेरे नॉन वर्किंग जीवन साथी के अकाउंट में डाल दो। अब क्या हुआ? उनकी अपनी इनकम डिक्लेयर हुई 4 लाख रुपए और जीवन साथी की इनकम 1.5 लाख रुपए, दोनों ही छूट की लिमिट से नीचे। नतीजा 0 टैक्स। अब ये सुनने में तो काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन इस इनकम स्प्लिटिंग के साथ एक बड़ी समस्या है। असल में ये सिस्टम को इनएफिशिएंट और अनफेयर यानी अक्षम और अनुचित बनाता है। देखते हैं कैसे। ऐसा नहीं है कि कानून में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 64 ऐसी ही चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके तहत अगर टैक्स अधिकारियों को पता चलता है कि इनकम या संपत्ति सिर्फ टैक्स बचाने के लिए जीवन साथी के नाम की गई है, तो वो उस इनकम को वापस असली कमाने वाले की इनकम में क्लब कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं और फिर उस पर टैक्स लगा सकते हैं। तो कानून तो है, लेकिन दिक्कत है उसके लागू होने में। इरादा नेक है कि टैक्स चोरी रोकी जाए, पर असल में इसकी निगरानी करना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। और सच तो ये है कि ऐसा होता भी बहुत कम है। सोचकर देखिए, भारत में 1% से भी कम टैक्स रिटर्न का ऑडिट होता है। मतलब पकड़े जाने का चांस नू के बराबर। इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलता है जिनके पास अच्छे टैक्स सलाहकार होते हैं, जो इन लूपहोल्स का फायदा उठाना जानते हैं। तो इस पूरी समस्या का हल क्या है? यहीं पर आईसीएआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक प्रस्ताव के साथ आगे आया है। इसे कहते हैं जॉइंट टैक्सेशन। चलिए इस आइडिया को अच्छे से समझते हैं। ये प्रस्ताव असल में काफी सरल है। अभी देखिए, एक अकेले फाइलर को 4 लाख रुपए की बेसिक छूट मिलती है। प्रस्ताव यह है कि एक शादीशुदा जोड़े को इसका ठीक डबल यानी 8 लाख रुपए की छूट मिलनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टैक्स स्लैब हैं उन्हें भी दोगुना कर दिया जाए। बिल्कुल सीधा सा हिसाब। और इस पूरे प्रस्ताव के पीछे की सोच बहुत जरूरी है। आइडिया ये नहीं है कि इनकम स्प्लिट करने वालों को पकड़ा जाए, नहीं। आइडिया ये है कि इनकम स्प्लिट करने का जो इंसेंटिव है, जो प्रोत्साहन है, उसको ही जड़ से खत्म कर दिया जाए। जब फायदा ही नहीं होगा तो कोई ऐसा करेगा ही क्यों? ठीक है, तो इस प्रस्ताव से फायदा क्या होगा? सिर्फ टैक्स सिस्टम ठीक होगा या इसका कोई बड़ा असर भी पड़ेगा? इसके लागू होने से इकोनॉमी को भी काफ़ी फायदे हो सकते हैं। टैक्स का अनुपालन बढ़ेगा और लोगों का खर्च भी बढ़ेगा। देखिए, ओईसीडी की रिसर्च कहती है कि जब टैक्स सिस्टम आसान हो जाते हैं तो लोग खुद ब खुद यानी अपनी मर्जी से नियमों का पालन करने लगते हैं। और ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है। ऐसा करने से टैक्स अनुपालन 15 से 30% तक बढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और एक और मज़ेदार चीज़ है, भारत में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कंजम्पशन मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, अगर लोगों को टैक्स में 1 रुपए की भी राहत मिलती है तो वो बाजार में जाकर उससे 5 रुपए तक का खर्च करते हैं। 1 रुपए की बचत 5 रुपए की आर्थिक गतिविधि पैदा करती है। कमाल है ना? तो अब उन दोनों नंबर्स को जोड़कर देखते हैं। अनुमान है कि इस प्रस्ताव से परिवारों को लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए की टैक्स राहत मिल सकती है। लेकिन उस कंजम्पशन मल्टीप्लायर की वजह से इसका असर इकोनॉमी पर कई ज्यादा बड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक बूस्ट की। ये पैसा बाजार में आएगा, खर्च होगा और पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देगा। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। इस रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। चले अब उन पर भी एक नजर डालते हैं।
सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि भारत का पूरा टैक्स सिस्टम एक एक व्यक्ति के लिए डिजाइन किया गया है, परिवारों के लिए नहीं। इस बदलाव के लिए पूरे नए रिटर्न फॉर्म्स बनाने होंगे, नई प्रक्रियाएं सेट करनी होंगी, और इसके पीछे जो आईटी सिस्टम काम करता है उसमें भी बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। साफ है, इसमें काफी प्रशासनिक समय और मेहनत लगेगी। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, भारत को ये सब कुछ स्क्रैच से यानी बिल्कुल शुरू से नहीं करना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में जॉइंट टैक्सेशन का सिस्टम कई दशकों से यानी डेकेड से चला आ रहा है, तो उनके अनुभवों से सीखकर इन चुनौतियों से निपटना आसान हो सकता है। तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, एक ज्यादा निष्पक्ष और आसान सिस्टम बनाने के लिए क्या भारत के टैक्स कोड को अभी भी व्यक्ति पर ही फोकस करना चाहिए, या फिर वक्त आ गया है कि अब परिवार को एक सिंगल आर्थिक यूनिट की तरह देखा जाए? इसी सवाल के जवाब पर भारत के टैक्स सिस्टम का आने वाला कल निर्भर करता है।